हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खुद को एनरोलमेंट कराना होगा। उसके बाद आपको प्लान मिलेगा और उसके बाद ही आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर पाएंगे। तो चलिए एक बार स्क्रीन पे चलने से पहले मेजरली बात करते हैं एनपीएस के बारे में। एनपीएस एक पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो लॉन्च करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड विच इज़ रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए विच इज़ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसे कोई भी इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन ओपन कर सकता है, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। एज क्राइटेरिया रहता है 18 to 70। और अगर हम एनपीएस के बेनिफिट की बात करते हैं तो इसके मेजर बेनिफिट होता है टैक्स बेनिफिट। ये ईईई यानी एग्जाम के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जहां आपका इन्वेस्टमेंट, रिटर्न और मेच्योरिटी पे कॉर्पस तीनों ही एग्जाम रहते हैं। ये काफ़ी लो कॉस्ट प्रोजेक्ट रहता है और साथ ही क्योंकि एक मार्केट लिंक्ड स्कीम है, यहाँ पर आप अट्रैक्टिव और हाई रेट ऑफ रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका फंड एक्सपीरियंस्ड पेंशन फंड के द्वारा मैनेज किया जाता है और आप अपना फंड कहाँ पे लगाना चाहते हैं, कितना रिस्क लेना चाहते हैं, कितना इक्विटी में लगाना है, कितना डेट में लगाना है और कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाना है, वो अपने कंफर्ट और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली चेंज भी करा सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं। एक बार आप एनरोलमेंट करा लेते हैं उसके बाद में आपको प्लान मतलब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिल जाता है और उसके बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जो एक मेजर ड्रॉबैक मुझे एनपीएस का दिखता है वो है ऑन द मेच्योरिटी। जब आपको कॉर्पस मिलता है आप 100% कॉर्पस विड्रॉ नहीं कर सकते। मैक्सिमम 60% का कॉर्पस एक लमसम अमाउंट के रूप में आप विड्रॉ कर सकते हैं एज एन टैक्स फ्री अमाउंट। बाकी बचा 40% आपको एन्युटी के रूप में मिलता है इन द फ्यूचर ईयर। अगर आप इस पॉइंट के साथ में कंफर्टेबल हैं तो एनपीएस एक बहुत ही अच्छा रिटायरमेंट बेनिफिट है जो आपको ओल्ड एज की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कैसे आप एनरोल कराएंगे एनपीएस के लिए। एनपीएस में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले आपको जाना है enps.nstl.com पे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम पर और उसके बाद आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पर। यहाँ पर आपको एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है रजिस्टर्ड विद। यहाँ पर मैं आधार के साथ रजिस्टर करा रही हूँ। एप्लीकेंट टाइप इस इंडिविजुअल सब्सक्राइबर। स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट सिटीजन ऑफ इंडिया के या एनआरआई के। अकाउंट टाइप आप टीयर 1 टीयर 2 खुलवाना चाह रहे हैं, सिर्फ टीयर 1 अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं। टीयर 1 टीयर 2 अकाउंट क्या होता है, एनपीएस किस तरीके से काम करता है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम सिर्फ एनरोलमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। हाउ डिड यू हियर अबाउट एनपीएस। यहाँ पर आप एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करेंगे और प्लीज़ सेलेक्ट ऑप्शन आप आधार के साथ करा रहे हैं वीआईडी या ऑफलाइन केवाईसी के थ्रू। यहाँ पर हम आधार के थ्रू करा रहे हैं तो अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद में आपको क्लिक करना है जनरेट ओटीपी पर। यहाँ पर आपसे कंसेंट मांगी जाएगी। कंसेंट करने के बाद में आपको क्लिक करना है कंटिन्यू बटन पर। ओटीपी एंटर करने के बाद में आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पर। अगर आपके पास ओटीपी रिसीव नहीं हुआ है तो आप रीजनरेट ओटीपी पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल्स दे देनी है, अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपनी फैमिली की डिटेल्स, अपनी आइडेंटिटी की डिटेल्स एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की डिटेल्स। यहाँ पर मैंने अपनी बेसिक डिटेल्स को एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद में आपको कैप्चा कोड एंटर करना है और क्लिक करना है जनरेट एक्नॉलेजमेंट नंबर पर। यहाँ पर आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो चुका है, इसे आप ओके कर देंगे। अब आपको एंटर करनी है अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को। अब यहाँ पे आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है, कुछ बेसिक डिटेल्स देनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको फटका की डिटेल्स को एंटर करना है कि अगर आपकी टैक्स पेयर की कंट्री कौन सी है। हमारे केस में ये है इंडिया, तो हमने इंडिया को सेलेक्ट कर लिया है। बाकी आपको अपनी कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंसी देनी है। एड्रेस यहाँ पे आपको अपना अपडेट करना होगा। टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर में आप इंडिया के हैं तो आपको यहाँ पे पैन नंबर प्रोवाइड कराना होगा। साथ ही स्टेट, सिटी और जिप कोड आपको यहाँ फिल करना होगा। वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी अभी मेरा यहाँ वेरीफाइड नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे ओटीपी के थ्रू आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल को वेरीफाई कराना होगा एंड इट इज़ मैंडेटरी। एड्रेस डिटेल ये आपको फिल नहीं करनी है। आपकी आधार की एड्रेस डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच हो जाएंगी। ये सब कुछ करने के बाद में आपको क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड पर। अब बैंक एंड अदर डिटेल्स में आपको अपनी डिटेल्स देनी है, अपनी ऑक्यूपेशन की डिटेल्स आपको अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करनी है। इनकम रेंज आपकी कितनी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। क्या आप एक पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है या आप रिलेटेड है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन से, अगर हैं तो सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। रिलेटेड टू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, मेरे केस में ये नो है। अब यहाँ पे आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी है। अकाउंट टाइप, उसका नंबर, आईएफएस कोड, बैंक नेम, ब्रांच एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, कंट्री एंड माइकर कोड। और बाद में आपको यहाँ पे टिक करना है अगर आपका बैंक अकाउंट आपके आधार से कनेक्टेड है। यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल्स को एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद में आपको क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड पर। अब यहाँ पे आपको अपनी स्कीम एंड नॉमिनेशंस की डिटेल्स को एंटर करना है।
सबसे पहले आपको आती है स्कीम की प्रेफरेंस डिटेल। जैसा कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में देख पा रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे फंड मैनेजर्स आ रहे हैं, तो आपको अपनी अप्रोप्रिएटली एक फंड मैनेजर को चूज़ करना पड़ेगा जो आपके एनपीएस के फंड को मैनेज करेगा। उसके बाद में आपके पास दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आते हैं, जिसमें ऑटो और एक्टिव दो चॉइसेस आपको दी जाती हैं। एक्टिव में आपके पास ये फैसिलिटी होती है कि आप अपने अकॉर्डिंगली अपना पोर्टफोलियो मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे चार ऑप्शंस है, स्कीम ई, स्कीम सी, स्कीम जी एंड स्कीम ए। स्कीम ई हमारा इक्विटी का होता है, जहाँ पर आपके फंड को शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। स्कीम सी इज़ फॉर द कॉर्पोरेट डेट, जहाँ पर आपके फंड को कॉर्पोरेट डेट में इन्वेस्ट किया जाता है और वहाँ पर आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। स्कीम जी इज़ फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट रहता है। एंड स्कीम ए इज़ फॉर द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर आप रिस्क के बेसिस पे अपना खुद का पोर्टफोलियो मेंटेन कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपके पास में रहता है ऑटो का। सपोज करिए आपके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आप इस चीज़ को डिसाइड कर पाएं कि मुझे कितना रिस्क लेना चाहिए, कितना पैसा इक्विटी में जाना चाहिए, कितना कॉर्पोरेट डेट में जाना चाहिए, कितना रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ में मुझे फंड लगाना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास एक फैसिलिटी रहती है जहाँ पे आपको एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव तीन चॉइसेस दी जाती है जो आपके रिस्क के बेसिस पे रहती है। चलिए इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अगर आप एग्रेसिव लाइफ साइकिल पे जाते हैं तो वहाँ पर अप टू 35 ईयर्स आपका पैसा 75% इक्विटी में लगाया जाता है, 10% आपकी कॉर्पोरेट डेट में और 15% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, जो एज के साथ में चेंज होता चला जाता है। इसी के साथ में अगर आप मॉडरेट रिस्क या मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड में जाते हैं तो वहाँ पर इक्विटी मैक्सिमम 50% रह जाती है। इसी की तरह अगर आप सपोज करिए बिल्कुल ही कंजर्वेटिव अप्रोच को लेते हैं तो वहाँ सिर्फ 25% आपका पैसा इक्विटी यानी शेयर्स में लगाया जाता है, क्योंकि ये सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। और बाकी आपका कॉर्पोरेट डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो टोटली रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ है उसमें लगाया जाता है, जो आपके टाइम के साथ में चेंज हो सकता है। बट यहाँ पर एक बात नोटिस करने की ये है कि दोनों में ही एक्टिव और ऑटो चॉइस में आपका टोटल इक्विटी का इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 75% का होता है, उससे ज़्यादा आप इक्विटी में पैसा नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्टिव चॉइस ली है और यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंगली अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। लाइक मैंने 70% अपना इक्विटी में लिया हुआ है, साथ ही अपना 20% कॉर्पोरेट डेट में और 10% हमने गवर्नमेंट फ्री सिक्योरिटीज़ में लिया हुआ है। इसको अगर आप चाहें तो साल में 2 बार चेंज करा सकते हैं, शफल कर सकते हैं ऑटो से एक्टिव या एक्टिव से ऑटो में। साथ ही अपना फंड मैनेजर भी साल में 1 बार चेंज करा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी नॉमिनी की डिटेल्स एंटर करनी है और नॉमिनी की डिटेल्स को एंटर करने के बाद में आपको क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड पर। डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, स्कैन पैन कार्ड और कैंसिल चेक। इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स को आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करके सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको कर देना है अपलोड। तो यहाँ पर मैंने अपने दोनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया गया। अपलोड करने के बाद में यहाँ पे एक एरो का साइन भी आ जाएगा, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके एक बार चेक भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपका जेपीईजी, जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज़ 4 KB से 2 MB के बीच में ही होना चाहिए। इसको करने के बाद में आप अपलोड पे क्लिक कर देंगे। फ़ोटो एंड सिग्नेचर पे आपको फ़ोटो और अपना स्कैन्ड सिग्नेचर की एक कॉपी लगानी है। फ़ोटो आपका ऑटोमेटिकली आधार से फैच हो जाएगा, ये आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे सिग्नेचर की एक कॉपी को आपको चूज़ फाइल करके अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद में आप क्लिक करेंगे सेव पर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स सबमिटेड हो चुकी हैं। आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएंगे, जिसको आपको एक बार चेक करना होगा। अगर आपको एडिट करना है तो ठीक है, वरना आप अपनी सारी डिटेल्स को एक बार चेक करते चलेंगे। अब आपकी नेक्स्ट स्टेप आ जाती है पेमेंट डिटेल्स की, जहाँ पर आपको अपना फर्स्ट टाइम टियर 1 का कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट और फर्स्ट टाइम टियर 2 कॉन्ट्रीब्यूशन का अकाउंट एंटर करना है। आप इसमें 500 रुपये से कम का कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, तो मिनिमम आपको इसमें 500 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करना ही होगा। इसके साथ ही एनपीएस ओपन करने के बाद आप इसमें हर साल 500 रुपये का मिनिमम कंट्रीब्यूशन करना ज़रूरी है। अभी आपके सामने पेमेंट डिटेल्स ओपन हो चुकी हैं, जिसमें आपको फर्स्ट टाइम टियर 1 कंट्रीब्यूशन और टियर 2 कंट्रीब्यूशन की अमाउंट देनी है। हमने यहाँ पे टियर 1 अकाउंट ओपन करना है, तो टियर 1 में हम 500 रुपये का कंट्रीब्यूशन करेंगे, जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करने के लिए। एनपीएस अकाउंट ओपन होने के बाद भी आपको हर साल उसमें 500 रुपये का मिनिमम अमाउंट का कंट्रीब्यूशन करना मैंडेटरी है। अगर आप 2 साल तक अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं एनपीएस में, तो आपका एनपीएस अकाउंट डोरमेंट अकाउंट हो जाएगा और उसे दोबारा ओपन करने के लिए आपको 500 × 2 1000 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे अमाउंट एंटर कर दी है। अब आप क्लिक करेंगे कन्फर्म पेमेंट पर। टोटल कंट्रीब्यूशन अमाउंट 500 रुपीज़ आ गई है।
अब यहाँ पर आपको अपना पेमेंट गेटवे का ऑप्शन चूज़ करना है। डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया गया है सब्सक्राइबर्स के लिए, इस पर आप टिक कर देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर डिक्लेरेशन है, उसे भी आप टिक कर देंगे। यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि एनुअल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट आप अपना ईमेल के थ्रू चाहते हैं या फिर आपको फिजिकल चाहिए। मैं यहाँ पे चूज़ कर रही हूँ ईमेल की, बिकॉज आई बिलीव हमें पेपर डेफिनेटली सेव करना चाहिए जहाँ हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे पैन के कार्ड ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। आई वॉन्ट ई पैन कार्ड एंड वेलकम किट इन ईमेल ओनली। आई वॉन्ट ई पैन कार्ड एंड फिजिकल वेलकम किट एंड आई वॉन्ट फिजिकल पैन कार्ड अलॉन्ग विद वेलकम किट। अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा और इसके बाद में हमें क्लिक करना है मेक पेमेंट पर। प्लीज़ कंफर्म योर डिटेल्स। अब आपसे आपकी डिटेल्स चेक करने को कहेगा, आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, बिकॉज यही सारी डिटेल्स आपके पैन के ऊपर प्रिंट होकर आएंगी। तो इसे आप एक बार अच्छे से चेक कर लिए। अगर आपको लगता है कंफर्म करना है, ठीक है, डिटेल्स कंफर्म कर दीजिए। अदरवाइज आप एडिट पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कंफर्म पर क्लिक कर रही हूँ। यू विल नाउ बी रीडायरेक्टेड टू पेमेंट गेटवे वेबसाइट और आपका जो पैन है वो जनरेट हो जाएगा आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट। यहाँ पर हम प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपके पेमेंट मेथड्स आ गए हैं। आप क्रेडिट डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, यूपीआई या क्यूआर कोड के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं। आप जिसके थ्रू भी पेमेंट करना चाहते हैं उस ऑप्शन को आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद में आपका ब्रांच जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर आ गया है, नेम ऑफ सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूशन अमाउंट, एक्नॉलेजमेंट नंबर और बाकी सारी डिटेल्स आ गई है और आपका ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेसफुल दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, सेव और प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट। आपने जो पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट को आप यहाँ से सेव कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये मेरी पेमेंट रिसीप्ट डाउनलोड हो चुकी है एंड इट्स एडवाइजेबल कि आप अपनी पेमेंट रिसीप्ट को अपने पास सेव करके रखें फॉर फ्यूचर रेफरेंस। साथ ही आप इसको यहाँ पे एक बार OTP ऑथेंटिकेट भी करा देंगे। यहाँ पर आप कैप्चा कोड को एंटर करेंगे और क्लिक करेंगे जनरेट OTP पर। ये OTP आपके फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर आएगा। अपने ईमेल आईडी के OTP और मोबाइल के OTP को एंटर करने के बाद में आपको क्लिक करना है कैप्चा कोड पे और वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर ईमेल का, मोबाइल का दोनों को OTP एंटर कर दिया गया, कैप्चा कोड एंटर कर दिया गया। अब हम क्लिक करेंगे वेरीफाई OTP पर। OTP ऑथेंटिकेशन थ्रू ईमेल एंड मोबाइल नंबर कंप्लीटेड सक्सेसफुली। क्लिक हियर टू डाउनलोड सिस्टम जनरेटर सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं कि अपना पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपके अटैचमेंट वो सारे उसमें आ जाएंगे। और यहाँ पर आपका पैन जनरेट हो चुका है। आप सक्सेसफुली एनरोल करा चुके हैं NPS के लिए। अब हम फिर से एक बार होम पर जाएंगे। यहाँ पर जाकर आप जाएंगे नेशनल पेंशन स्कीम पर। यहाँ पर आप कर सकते हैं लॉगिन विद पैन। अब यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको एक मेल रिसीव हो गई होगी जिसमें आपका पैन और आपका वेलकम किट दोनों आपको रिसीव हो गए होंगे। यहाँ पर पैन को ओपन करने के लिए आपका पासवर्ड होता है आपके नेम के स्टार्टिंग के 4 अल्फाबेट्स प्लस DDMM के फॉर्मेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ। नेम आपका लोअर अल्फाबेट में होना चाहिए। में अपना पैन चेक करने के बाद में आपको फिर से जाना है ENPS की वेबसाइट पर। यहाँ पर जाकर आप सेट रीसेट योर IPIN पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से अपना न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको क्लिक करना है जनरेट OTP पर। पैन अपना एंटर करेंगे, DOP एंटर करेंगे। रिसीव आपको OTP किसके थ्रू करना है, SMS या ईमेल के थ्रू। न्यू पासवर्ड एंटर करेंगे, कैप्चा कोड एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे। इस तरह से आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और इसके लिए आप फिर से ENPS की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे जाके लॉगिन विद पैन और IPIN के थ्रू अपना लॉगिन कर सकते हैं और फर्दर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं NPS में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू एडिशन हुआ है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।